अब मैं हवा में चलने वाली ट्रेन का काम कर रहा हूँ कि दिल्ली से जयपुर पूरा ऊपर हवा के हवा चले जाए, पता ही नहीं चले नीचे। ये जो एलन मस्क है, उन्होंने कहा था ना कि मैं वो हाइपरलूप, तो मैंने उनको कहा कि मैं तुमको कल जगह देता हूँ पूरी दिल्ली से मुंबई तक की, मेरे पास जगह तैयार है, लगाओ हाइपरलूप। 2 घंटे में हवाई जहाज़ बैठ के आप जाओगे। नया सिंगापुर बन रहा है वहाँ, और प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए। ये देख के आया मैं अभी, ये इंजीनियरिंग मार्वल है। आपके बारे में कहा जाता है कि यू आर अ मैन ऑफ इनोवेशंस। भारत के लिए आपको क्या लगता है कि व्हाट कुड बी द नेक्स्ट बेस्ट इनोवेशन फॉर इंडिया टू टेक इट टू द नेक्स्ट लेवल? अभी मेरे सामने सबसे इम्पोर्टेंट बात जिस पर मैं काम कर रहा हूँ वो ये है कि 2 थ्योरी पर मैं काम करता हूँ। एक है वेस्ट टू वेल्थ। तो मेरा एक कहना ऐसा है कि नो वन इज़ वेस्ट, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द लीडरशिप, इट इज़ डिपेंडिंग अपॉन द टेक्नोलॉजी दैट यू कैन कन्वर्ट वेस्ट इनटू वेल्थ। तो पहली बात, इसमें काफ़ी काम हुआ है। और आज ही मैंने स्क्रैपिंग पॉलिसी जाहिर की कि जो गाड़ियाँ 15 साल 20 साल पुरानी हो गई है उसको हम स्क्रैपिंग करेंगे और उसके एल्यूमिनियम, कॉपर, रबर, प्लास्टिक और स्टील निकलेगा और रिसाइकलिंग होगा, और हमें ऑटोमोबाइल कंपोनेंट उससे 40% सस्ते हो जाएंगे। और अभी हमारा 7.5 लाख करोड़ का टर्नओवर है, और इस समय में मैं आने वाली 5 साल में इसको 10 लाख करोड़ के ऊपर ले जाना चाहता हूँ। तो ये सबसे ज़्यादा देश में रोज़गार देने वाली इंडस्ट्री है। और इसी में अभी हम इलेक्ट्रिक यानी लिथियम आयन बैटरी जो है, फिर इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, बायो सीएनजी, इलेक्ट्रिक एंड हाइड्रोजन फ्यूल सेल पे काम कर रहे हैं। अभी हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बस चालू हो जाएगी। तो लिथियम आयन में 81% बैटरी हमारे देश में बनती है, और मेरा प्रयास है 2 साल के अंदर लिथियम आयन की बैटरी देश में तो बनेगी पूरी 100%। और 2 व्हीलर पेट्रोलियम, जो पेट्रोल का जो स्कूटर और 2 व्हीलर है, और जो 4 व्हीलर पेट्रोल का है, डीजल का है, और जो बस है डीजल की, ये तीनों भी आज पेट्रोल और डीजल के, जैसे 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और इलेक्ट्रिक बस, ये बस भी पेट्रोलियम और डीजल के बराबरी भाव में मिलेगी। और ये होगा तो देश में रिवोल्यूशन होगा, इंपोर्ट बचेगा, पोल्यूशन कम हो जाएगा, रोजगार निर्माण होगा, और हिंदुस्तान वर्ल्ड का नंबर 1 का मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। ये मेरा सबसे बड़ा जो काम है, इसके पीछे मैं लगा हूँ। आपको पता नहीं, अभी इन लोगों को एक्सपोजर नहीं मिलता। DRDO, बाद में हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डिपार्टमेंट, और प्रधानमंत्री जी के साइंटिफिक एडवाइज़र, इसरो, सबको मैंने घर पर बुलाया था। और ये फ्यूचर टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी नीति आयोग, और इसमें ये तय हुआ कि हमारे देश में लिथियम आयन की बैटरी कैसे बनाए। आपको ताज्जुब होगा कि ये पुराने गाड़ियों से एक मेटल है वो निकलती है, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा, वो मैग्नेट है, वो भी निकलता है, और उसको प्रोसेस करके इलेक्ट्रिक गाड़ी के लिए जो हम पार्ट्स इंपोर्ट करते हैं वो बन जाएगी। ये कंप्यूटर में आपका जो वेस्ट है, हार्डवेयर जो वेस्ट निकलता है, इससे लिथियम आयन निकलता है। तो हमारे देश में स्टार्टअप बहुत काम कर रहे हैं, रिसर्च करने वाले कर रहे हैं, वो साइलोज में कर रहे हैं। इनको सब में साथ लेकर अगर हम उसको ठीक प्रकार से उसको थोड़ा सा इकोसिस्टम में लाकर बनाएंगे तो मुझे लगता है कि ये देश की भविष्य बदल जाएगा। अभी मैंने अपनी गाड़ी सरकारी छोड़ दी और मैं इलेक्ट्रिक गाड़ी में नागपुर में घूमता हूँ, SUV में। तो मेरा जो 20,000 रुपये महीने का था वो 2,000 रुपये आया। तो आज मैंने कहा कि कोविड के कारण आपके तनख्वाह में कुछ कमी हुई होगी, कम ज़्यादा, पर आप एक बार ये पेट्रोल व्हीकल छोड़ दो और आप इलेक्ट्रिक व्हीकल ले लो, आपका 20,000 रुपये का पेट्रोल 2,000 रुपये के बिजली पे आएगा। इतना सस्ता है, पर पोल्यूशन भी कुछ नहीं, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट कॉस्ट इफेक्टिव पोल्यूशन फ्री। प्रॉब्लम उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है क्योंकि उसका प्रोडक्शन का नंबर कम है, पर आने वाले 2 साल में नंबर इतना बढ़ेगा कि वो सेम प्राइस में मिलेगा। तो सब गरीब लोग कोई खरीद सके, इसमें गरीब का फ़ायदा है। तो टेक्नोलॉजी में जाने में फ़ायदा है। जैसे एक समय मिट्टी का तेल डालकर हम लोग दिया जलाते थे रात को, कॉस्ट कितनी जाती थी। आज हम सोलर लाइट लगा रहे हैं। अब सोलर हमको लगभग एक समय जब सोलर एनर्जी शुरू हुई तो 15 रुपये यूनिट थी, आपको याद होगा। अब सोलर का रेट आया 2 रुपये 40 पैसे यूनिट। तो पावर सस्ती हो रही है। तो टेक्नोलॉजी जो अभी नहीं होंगी उसके साथ हमारी आर्थिक बचत भी है, कंफर्ट्स भी है, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट भी है, पोल्यूशन फ्री भी है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है। तो अभी आपको देखिए, आप एक 3 साल 3.5 साल रुक जाइए, अमेरिका और यूरोपियन स्टैंडर्ड का रोड इंफ्रास्ट्रक्चर आपको मिलेगा। अभी आप कभी, मैं दिल्ली से मेरठ एक्सप्रेस हाईवे अभी बनाया, ये आपके स्वामीनारायण मंदिर के सामने है, 16 लेन का रोड है। आपके मीडिया वाले लोग मुझे पार्लियामेंट बताते कि हाँ, उनके घर से यहाँ आने के लिए 1.25 घंटा 1.5 घंटा लगता था पार्लियामेंट में, अब वो 15 मिनट में आ रहा है। और ये रोड मेरठ तक जा रहा है।
तो 4.5 घंटे दिल्ली मेरठ था। अभी मैं जून में उद्घाटन करने वाला हूँ। ये पीरियड अभी आ गया 45 मिनट। फिर ये अक्षरधाम मंदिर से हम एक रोड बना रहे हैं, उसमें 4 पैकेज अवार्ड हो गए। दिल्ली से देहरादून 2 घंटे में। देहरादून के पहले 50 किलोमीटर पहले 47 किलोमीटर पलटेंगे तो हरिद्वार जाएगा 2 घंटे में। फिर यही रोड को हम अम्बाला ले जाएंगे और अम्बाला से चंडीगढ़ ले जाएंगे तो चंडीगढ़ भी 2 घंटे में। तो आप मुझे बताएं, अभी आपके पास मैं यहाँ गुड़गांव के पास सोना में हमारा मुंबई दिल्ली हाईवे का काम शुरू है। 1 लाख करोड़ का रोड हम बना रहे हैं, इसको AAA रेटिंग मिला। अब वो रोड में आप जयपुर में मैक्सिमम 2.25 घंटे 2.5 घंटे में चले जाएंगे, 2.25 घंटे में। आज जयपुर जाने के लिए 4 घंटे 3.5 घंटे लगते हैं। तो मेरा सुझाव यही है कि आप बिल्कुल सही बात कही है। अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन केनेडी, इनका वाक्य मैंने अपने ऑफिस में लिख के रखा है। तो जॉन केनेडी ने बहुत अच्छी बात कही है। उनने कहा था कि अमेरिकन रोड्स आर नॉट गुड बिकॉज अमेरिका इज़ रिच, बट अमेरिका इज़ रिच बिकॉज अमेरिकन रोड्स आर गुड। तो रोड से प्रॉस्पेरिटी आती है। अभी मैं आपको एक मजाक बताता हूँ। मैं उस दिन हवाई जहाज़ से मुंबई से दिल्ली जा रहा था, तो एक व्यक्ति बिजनेस क्लास में बैठा हुआ मेरे पास आकर मेरे पैर छुए। तो मैंने कहा ये मत करिए, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो पहले कोविड का भी टाइम था, तो उसने कहा साहब आपने मेरी ज़िंदगी बना दी। मतलब क्या हुआ। तो हम लोग ये द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना रहे हैं गुड़गांव का। ये देख के आया मैं अभी, ये इंजीनियरिंग मार्वल है। और ये हाईवे 4 लेन में, नीचे में टनल है, 1 2 सब फ्लाईओवर बन रहे हैं। तो उसने कहा कि दोनों बाजू में, इस रोड के बाजू में मेरी ज़मीन थी, जो 50 करोड़ नहीं आ रहे थे मुझे, अब 500 करोड़ आ गए। केवल नया सिंगापुर बन रहा है वहाँ, और प्रॉपर्टी के भाव बढ़ गए रोड बनने के कारण। पूरा गुड़गांव, पूरा द्वारका आएंगे। और ये जो दिल्ली जयपुर वाला रोड है NH8, उसका 50% ट्रैफिक कम हो जाएगा। और आप अगर जयपुर से आ रहे हैं तो वहीं से डायरेक्ट एयरपोर्ट में हम एक 1.5 किलोमीटर की टनल बना रहे हैं। आप T3 पे जाओगे और दूसरी टनल जो है 5 किलोमीटर की बनके टनल वसंत विहार जाओगे। तो ये रोड का इसका रोड का ट्रैफिक कम से कम 2 लाख PCUs के ऊपर है, तो शायद 3 लाख PCUs है, तो ट्रैफिक पूरा कम हो जाएगा। मैंने वाराणसी टू हल्दिया एक जलमार्ग बनाया 1300 किलोमीटर, 3 मीटर ड्रॉप का। फिर ब्रह्मपुत्रा का पूरा ड्रेजिंग कर दिया, वो भी बन गया। फिर बांग्लादेश में घुसकर मुंगली में भी ड्रेजिंग बना के वो भी जलमार्ग बन गया। फिर वाराणसी से प्रयागराज इलाहाबाद तक वो भी करीब 2 मीटर का ड्रॉप बना लिया। अब मैंने एक प्रोजेक्ट सबमिट करके रखा था, वो नमामि गंगा की काम मेरे पास था और जलमार्ग का भी था। तो दिल्ली से मथुरा, मथुरा से आगरा, आगरा से इटावा और इटावा से इलाहाबाद। तो ये जगह जगह पानी में कुछ बैरेजेस बनाने पड़ेंगे। और ये अगर पानी हमने मथुरा का रोका है, तो मेरी कल्पना ये थी जो आप कह रहे थे, वो सी प्लेन भी ला लिया, MPBS सी प्लेन, पानी पे उतरने वाला हवाई जहाज मैंने उसी समय ला लिया, ट्रायल भी किया। अभी गुजरात में उसकी शुरुआत भी हो गई और वो अभी आ जाएगा। तो मेरी कल्पना ये थी कि फॉरेन से कोई दिल्ली आएगा, एयरपोर्ट उतरेगा, यमुना जाएगा, वहाँ वो पानी के ऊपर हवाई जहाज़ में बैठेगा, वो हवाई जहाज़ पानी से उड़ेगा और 20 मिनट के अंदर ताजमहल के पीछे उतरेगा। ताजमहल 1 घंटा में देखकर वो वापस आएगा और फिर हवाई जहाज़ में बैठेगा और 20 मिनट में यमुना पर आएगा। और यमुना से भी आ सकता है या एयरपोर्ट भी जा सकता है, और क्योंकि वो MPBS है और यहाँ से होकर फिर एयरपोर्ट जा सकता है। तो वह बहुत दिन दूर नहीं है। जो टेक्नोलॉजी है, इनोवेशंस है, ये अलग अलग प्रकार से अभी मेरे पास प्रधानमंत्री जी ने रूल्स ऑफ बिजनेस में रोप वे, केबल कार, फेनिकुलर रेलवे दी है। अब मैं हवा में चलने वाली ट्रेन का काम कर रहा हूँ कि दिल्ली से जयपुर पूरा ऊपर हवा के हवा चले जाए, पता ही नहीं चले नीचे। अभी पुणे में मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, पुणे से शिरूर तक। उसमें ऐसा है कि नीचे में 8 लेन का रोड, फिर उसके ऊपर ब्रिज बनाया उसमें 6 लेन का, उसके ऊपर 6 लेन का, और उसके ऊपर में एक मास रैपिड ट्रांसपोर्ट और इलेक्ट्रिसिटी जो डायरेक्ट, क्योंकि 1.5 लाख PCUs वहाँ ट्रैफिक है, पुणे बहुत कंजस्टेड हुआ है, पूरा रोड एकदम बहुत रश है। तो ये ऊपर के ऊपर आप जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। अब मैं दिल्ली और मुंबई तक, ये जो एलन मस्क है उन्होंने कहा था ना कि मैं वो हाइपरलूप, तो मैंने उनको कहा कि मैं तुमको कल जगह देता हूँ पूरी दिल्ली से मुंबई तक की, मेरे पास जगह तैयार है, लगाओ हाइपरलूप। 2 घंटे में हवाई जहाज़ बैठ के आप जाओगे। देखो आपको बताओ इतना रिवोल्यूशन हुआ कि मुंबई से पुणे मैं 95-96 में मैंने एक्सप्रेस हाईवे बनाया। 8 फ्लाइट चलती थी उस समय मुंबई और पुणे के बीच में, पूरी बंद हो गई। परसों अजय सिंह आए थे स्पाइस जेट वाले, मैंने उनको कहा 2 साल रुको, मैं देहरादून और चंडीगढ़ की तुम्हारी सब फ्लाइट बंद करवा दूंगा।
तो बोले यार मेरा धंधा क्यों, मैंने बोला मैं रोड ही ऐसा बनाऊंगा कि हवाई जहाज से कोई जाएगा नहीं, 2 घंटे में पहुंच जाएगा। मैं एक ब्रॉडगेज मेट्रो बना रहा हूँ नागपुर में, कि एग्जिस्टिंग ब्रॉडगेज पर उसकी परमिशन मिल गई। तो ये जो मेट्रो 350 करोड़ पर किलोमीटर बन रही, हमारी मेट्रो 5 करोड़ रुपए पर किलोमीटर, बहुत सुंदर है। कभी उस पर आप एक बार ब्रॉडगेज मेट्रो पर कार्यक्रम करिए। हिंदुस्तान का रिवोल्यूशनरी प्रोजेक्ट है, और बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास, और इकोनॉमिक क्लास में बैठकर टीवी म्यूजिक सिस्टम सब है, रेस्टोरेंट है, एयर होस्टेस जैसी लड़की आएगी, पूरा एयर कंडीशन मेट्रो है, और उसका टिकट स्टेट ट्रांसपोर्ट के टिकट के बराबरी का है, और उसकी स्पीड 140 किलोमीटर प्रति घंटा है। जैसे नागपुर से अमरावती आज जाने के लिए 2.5-3 घंटे लगते हैं, वो 1 घंटा 20 मिनट में पहुंच जाए। अपने जीवन में बार बार सोचता हूँ कि व्हाट इज़ माय कंट्रीब्यूशन फॉर द कंट्री, मैं अपने देश के लिए, समाज के लिए क्या कर सकता हूँ। अब मैं देश के लिए, गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए अपने जीवन में कुछ करना चाहता हूँ, और मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब लोगों में आनंद होता है, खुशी होती है, तो मुझे बहुत मज़ा आती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जनरली अभी किसानों में काम कर रहा हूँ, आदिवासियों में 1100 एकल विद्यालय चलाता हूँ मैं। फिर मैं अलग अलग हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट के प्रोजेक्ट चलाता हूँ, बायोफ्यूल पे काम करता हूँ, अभी ट्रैक्टर बायो सीएनजी में कन्वर्ट करता हूँ। अभी गोबर का पेंट इतना हिट हुआ है कि 7,000 लोगों ने इंडस्ट्री के लिए एप्लीकेशन। मैं आपको बताता हूँ 2 साल के अंदर हिंदुस्तान में जितने बड़े ब्रांड हैं, आप उसके बजाय 50% प्राइस में ऑयल पेंट और डिस्टेम्पर हमारा गोबर का बनाया हुआ, मैं आपको भी वहाँ दीवार पे दिखा दूंगा, एकदम पॉपुलर हुआ। अब इतने लोग हैं, 5 रुपये किलो गोबर को भाव मिलेगा। अब जिस आदमी के पास 4 जानवर हैं, उसको 100 किलो गोबर रोज आएगा, तो 500 रुपये रोज 15,000 रुपये मिलेंगे। और गाँव में गोबर बेचकर अगर छोटे आदमी को 15 और 20,000 रुपये मिलेंगे, तो कोई क्यों आत्महत्या करेगा। तो मैं हर गांव में गोबर से पेंट बनाने की फैक्ट्री डालना चाहता हूं, ताकि हमारे गांव के लोगों को रोजगार मिले। तो बहुत सी टेक्नोलॉजी ऐसी है जो हमारे गांव, गरीब, मजदूर, किसान सबका भविष्य बदल सकती है। मैंने ये भी सुना कि असल में आप तो दिल्ली आना ही नहीं चाहते थे, आपका दिल्ली में मन भी नहीं लगता, एंड यू फाइंड इवन टुडे यू फाइंड योरसेल्फ मिसफिट इन दिल्ली। अब अभी भी आपका मन वहीं नागपुर में या मुंबई में आप रहना चाहते हैं, दिल्ली में नहीं? नहीं, ये तो क्या होता है, आदमी जहाँ रहता है वो उस परिस्थिति के साथ उसका एक प्यार हो जाता है। तो मैं बीजेपी का लीडर ऑपोजिशन था, महाराष्ट्र में मंत्री था, और अभी बहुत सिली कारण है, बताना भी अच्छा नहीं है क्योंकि मेरी उससे बेइज्जत होगी। मुझे दिल्ली में आता हूँ तो यहाँ का भोजन ही पसंद नहीं था। वो पनीर खाते थे सब, तो पनीर और दूसरा कुछ मिलता नहीं था। और मुंबई में वेराइटीज़ ऑफ फूड रहता था, मैं बहुत फूडी था, पाव भाजी, मिसल, डोसा सब मेरे होटल्स, रेस्टोरेंट तय हुए रहते थे। बाल ठाकरे जी के घर में जाता था तो मेरे लिए वो स्पेशल भजे अलग अलग प्रकार के बना के रखने के बोलते थे। तो वो मुझे दिल्ली में फिर वो वही लगता था कि यहाँ तो मेरे को, मैं यहाँ एडजस्ट नहीं होता था। पर बाद में दिल्ली मैं आ गया, जो भी परिस्थिति में आना नहीं चाहता था, बीजेपी का अध्यक्ष बनकर आया, फिर मैं यहाँ रहा हूँ। अब मैं दिल्ली का बन गया हूँ, अब दिल्ली से एडजस्ट हुआ हूँ। अब मेरी दिल्ली के प्रति कोई तकरार नहीं। अब यहाँ भी मैं अब मुंबई नहीं जा रहा हूँ। अब पिछले 8-9 महीने से मैं मुंबई नहीं गया। अब मिस नहीं करते आप मुंबई? मिस करता हूँ, मुंबई है, मुंबई जैसा शहर नहीं है। आप रात को 12 बजे 1 बजे भी उतर जाओ एयरपोर्ट पर, कहीं भी जाओ, आपको सस्ते में गुड क्वालिटी का फूड कहीं भी मिलेगा। मुंबई में लोग बस के जाने के लिए लाइन में लगे हुए आपको वही मिलेंगे। मुंबई का कैरेक्टर, मुंबई का स्वभाव, मुंबई के लोग कुछ अलगता उनमें है। ये मुंबई की विशेषता है कि हमारे देश का वो कमर्शियल कैपिटल भी है और एक प्रकार से एकदम अलग शहर है। ये मोर की विशेषता क्या है पता है क्या जी? वो सोनिया गांधी जी का घर है। अच्छा। ये मेरा घर है और वो मनमोहन सिंह जी का घर है। अच्छा। तो वो मोर सोनिया गांधी जी के घर से निकलते हैं, मेरे घर में आते हैं, यहाँ से निकलकर मनमोहन जी के घर पे जाते हैं। उनको सबका घर अपना ही है, तीनों का। ना कोई पार्टी है ना कोई भेद है। तो मोर को आपकी पार्टी के बारे में पता नहीं है? वो इतने होशियार है, यहाँ जो मिलता है वो यहाँ खा लेते हैं, वहाँ मिलता है वहाँ खा। मोर सही में हमको बहुत सिखाते हो। वहाँ मैं अभी जितना कचरा, ये पत्ती है ना, हाँ। इसका एक मशीन है। अच्छा। मैं अपने घर में ऑर्गेनिक खाद खुद करता हूँ। और अमिताभ बच्चन जी को भी एक कार्यक्रम में मैंने ऐसे चैनल में बताया, तो उन्होंने भी अपने घर किचन गार्डन बनाया और वो खाद बनाते हैं। वो उससे गोभी सब वो अलग अलग प्रकार की सब्जियां बनती है। अब मैं उसके फ्रूट्स के पेड़ भी लगा रहा हूँ और ये घर में बनता है। फिर वहाँ एक ट्रैक बना है चलने का। वो जो मिट्टी है उसमें गाय का गोमूत्र है, गोबर है
और कड़ू नीम का रस है और ऑलिवेरा का जो ये रस है वो मिट्टी में डालकर उसमें पैदल चलता हूँ, उसके भी काफ़ी अच्छे परिणाम है। कभी कभी मुझे 15-20 दिन के बाद उसमें चलने में मज़ा नहीं आती, तब ध्यान में आता कि इसका इफेक्ट कम हुआ है। वो बहुत साइंटिफिक है। क्या हुआ, मुझे जब कोविड हुआ था तो बाद में मैं बहुत वीकनेस था, तो मुझे एक डॉक्टर ने सिखाया, बहुत ही सिंपल था कि मोमबत्ती 5 लगाकर फूंक करके सो लो, और रबर का फुगा है वो फुगाओ, और प्राणायाम का नाक से श्वास लो, नाक से छोड़ो, छोटे छोटे थे। और मैंने करने के बाद मुझे इतना फ़र्क पड़ा, तो मैंने सोचा मुझे जो फ़ायदा मिला वो लोगों को मिलना चाहिए, मैंने दिया, और बहुत लोग कर रहे हैं। परसों मैं दुबई के एक वीडियो कॉन्फ्रेंस में था, तो वहाँ एक आदमी ने खड़ा होकर कहा कि मैं रोज़ करो और मेरी तबीयत सुधर गई। तो अब ये दुनिया भर में लोगों में पॉपुलर हुआ। तो बहुत क्रांतिकारी है। लेकिन नितिन जी, आपसे जब बात करते हैं तो आप जितने पैशन के साथ और जितने आनंद के साथ ये आप बताते हो, उससे ऐसा लगता है कि आपको अपने काम से बहुत प्यार है, एंड यू लव योर वर्क एंड यू लव योर मिनिस्ट्री। बिकॉज मैं वो देख रहा था, जब आप बताते हैं तो आपके चेहरे पर इतनी चमक आ जाती है, दैट काइंड ऑफ सेटिस्फैक्शन। वो सिर्फ एक लीडर की नहीं हो सकती, उसके अंदर और भी बहुत सारी बातें हैं। एक तो